कवि परिचय। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में M.A. की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं काव्य परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजी, वाजश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि। आपका कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971 में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 में पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित किया। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे, उसके न दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। Poet Introduction. Kunwar Narayan was born on 19 September 1927 in Faizabad, Uttar Pradesh. He received his M.A. in English from Lucknow University in 1951. His literary work reflects the influence of Shri Narendra Dev and Acharya Kriplani. His first poetry collection, Chakravyuh, was published in 1956 and is considered a milestone in Hindi literature. Famous works: poetry, परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजी, वजश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, in these days, etc. His short story collection, आकारों के आसपास, was published in 1971. You were honored with the Sahitya Akademi Award, the Kabir Samman, and the Jnanpith Award for Literature in 2005. For your literary service, the Government of India conferred the title of Padma Bhushan in 2009. In the poem The Murder of a Tree, poet Kunwar Narayan expresses his compassion for trees. The poet, who had seen a tree since childhood, is lost in its absence. The poet and that tree shared a bond. He viewed it as a friend. After the tree was cut down, its memories haunt him repeatedly. This poem reveals the importance of protecting the river, air, and forest, as well as human emotions. अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहता है कि जब वह इस बार घर लौटा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा वृक्ष अब वहां नहीं था। वह वही पेड़ था जो हमेशा घर के दरवाजे के पास प्रहरी, चौकीदार की तरह खड़ा रहता था। पेड़ को कवि ने एक चौकीदार के रूप में कल्पित किया है, जो हर बार उसके आने जाने का साक्षी रहा है। यह पंक्तियां पेड़ और कवि के बीच के भावनात्मक संबंध को प्रकट करती हैं। पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि कवि के जीवन और घर का एक सजीव अंग था। उसका न होना कवि के मन में गहरी उदासी और शून्यता उत्पन्न करता है। The poet says that when he returned home this time, he noticed that the old tree was no longer there. It was the same tree that always stood guard at the door of the house. The poet imagines the tree as a watchman, witnessing his every arrival and departure. These lines reveal the emotional connection between the tree and the poet. The tree was not just a part of nature,
but a living part of the poet's life and home. Its absence creates a deep sadness and emptiness in the poet's heart. पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पावों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। कवि उस वृक्ष का मानवीकरण करते हुए उसकी आकृति का वर्णन करता है। वह वृक्ष ऐसा लगता है मानो पुराने चमड़े से बना हो, उसका शरीर कठोर और मजबूत है। उसका तना झुर्रियों से भरा, खुरदुरा और मैला है। उसकी एक सूखी डाल राइफल जैसी प्रतीत होती है, जैसे किसी सिपाही के कंधे पर बंदूक टंगी हो। फूलों और पत्तियों से सजी उसकी शाखाएं ऐसे दिखती हैं जैसे उसने पगड़ी पहन रखी हो। नीचे उसकी जड़ें या तने का फैलाव ऐसे लगता है जैसे उसके पैरों में फटे पुराने जूते हों जो चरमराते हैं, पर फिर भी उनमें एक अक्खड़पन, एक अडिग बल और जीवन शक्ति दिखाई देती है। The poet personifies the tree by describing its form. The tree appears to be made of old leather, its body is hard and strong. Its trunk is wrinkled, rough, and dirty. Its dry branch resembles a rifle, as if a soldier were slung over his shoulder. Its branches, adorned with flowers and leaves, look as if he were wearing a turban. Below, its roots or trunk stretch out like worn-out shoes, creaking on its feet, yet they exude a swagger, an unwavering strength and vitality. धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता, कौन मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। कवि कहता है कि वह पेड़ हर मौसम में, धूप, बारिश, गर्मी या सर्दी, हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहता था, मानो उसने खाकी वर्दी पहन रखी हो, जैसे कोई सच्चा चौकीदार या सैनिक। जब कवि दूर से घर लौटता तो यह पेड़ मानो पुकारता, कौन, जैसे कोई पहरेदार आने वाले से पूछता है। कवि मुस्कुराकर उत्तर देता, दोस्त। फिर वह कुछ क्षणों के लिए उस पेड़ की ठंडी छाया में बैठ जाता और उसे अपने सच्चे साथी की तरह महसूस करता। The poet says that the tree, in every season, sunshine, rain, heat, or cold, was always vigilant and alert, as if wearing a khaki uniform, like a true watchman or soldier. When the poet returned home from afar, the tree would call out, "Who?" like a sentinel asks a visitor. The poet would smile and reply, "Friend." Then he would sit for a few moments in the cool shade of that tree, feeling it as his true companion. दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि यहाँ यह भावना प्रकट करता है कि हमारे मन में प्रारंभ से ही यह आशंका, यह डर बसा हुआ था कि कहीं कोई जानी दुश्मन हमारे चारों ओर मौजूद है। हमें हमेशा यह चिंता रही है कि हमें अपने घर को लुटेरों से, अपने शहर को नादिर जैसे आक्रमणकारियों से और अपने देश को उसके शत्रुओं से सुरक्षित रखना है। इन पंक्तियों में कवि केवल बाहरी शत्रुओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह भी संकेत देता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों, स्वार्थ और विनाशकारी प्रवृत्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। यह भाव देशभक्ति के साथ साथ सजगता, जिम्मेदारी और आत्मरक्षा की चेतना को प्रकट करता है। The poet expresses here that from the very beginning, we had this apprehension, this fear that somewhere there was a known enemy all around us. We were always worried about protecting our home from robbers, our city from invaders like Nadir, and our country from its enemies. In these lines, the poet is not only referring to external enemies, but also suggesting that we must be wary of the evils, selfishness, and destructive tendencies within ourselves.
This sentiment, along with patriotism, reveals a sense of vigilance, responsibility and self-defense. बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से है। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि इन पंक्तियों में आधुनिक मानव के सामने खड़ी पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को व्यक्त करता है। वह कहता है कि हमें अपनी नदियों को नालों में बदलने से बचाना है, क्योंकि प्रदूषण ने जल को अपवित्र कर दिया है। हवा को धुएं में बदलने से रोकना है, क्योंकि स्वच्छ वायु अब दूषित हो रही है। भोजन को जहर बनने से बचाना है, क्योंकि रसायनों और मिलावट ने उसे विषैला बना दिया है। साथ ही हमें अपने जंगलों को रेगिस्तान में बदलने से रोकना है, क्योंकि वृक्षों के नाश से जीवन असंभव हो जाएगा। अंत में कवि की सबसे मार्मिक चेतावनी है, मनुष्य को जंगल यानी असंवेदनशील, हिंसक और असभ्य बनने से बचाना है। यह पंक्तियां प्रकृति की रक्षा के साथ साथ मानवीयता के संरक्षण का संदेश देती हैं कि यदि प्रकृति नष्ट हुई तो मानवता भी नष्ट हो जाएगी। In these lines, the poet expresses the gravity of the environmental crisis facing modern humanity. He states that we must prevent our rivers from turning into drains because pollution has polluted the water. We must prevent the air from turning into smoke because clean air is now becoming contaminated. We must prevent our food from becoming poisoned because chemicals and adulteration have made it toxic. Furthermore, we must prevent our forests from turning into deserts because the destruction of trees will make life impossible. Finally, the poet's most poignant warning is to save humans from becoming jungles, meaning insensitive, violent, and uncivilized. These lines convey the message of protecting nature as well as preserving humanity, that if nature is destroyed, humanity will also perish. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.